छोटे शेयर ऊंची छलांग, इसमें हम दर्शकों के सवाल लेते हुए चलते हैं। सिविल इंजीनियर अमरीश जी का सवाल है, पारस डिफेंस और आईआरबी इंफ्रा, इनके बारे में क्या बताएं, कुछ क्या करना चाहिए? रचना मैम बताएं, पारस डिफेंस पर क्या करें पहले? कि ये मैं मान के चल रही हूँ कि इनका जो नजरिया है वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से होगा। और जी उस हिसाब से अगर पारस डिफेंस को देखा जाए तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट सपोर्ट पे बैठा है ये स्टॉक, लेकिन अभी कोई साइन नहीं है रिवर्सल का। जो काफी टाइम से गिरावट हुई है उसमें से टर्न होना चाहिए। वो तभी होगा जब 1060 के ऊपर ये काउंटर निकलेगा। अभी 1000 के करीब है, तो अगर ये 1060 के ऊपर निकलता है तो और तब यहाँ पे एक टर्न कंफर्म होता है, जब इसमें बाइंग करी जा सकती है विद स्टॉप लॉस ऑफ 980। और उसमें फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से 1200-1300 के टारगेट लगाए जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पे एक साइन जो एक मिलनी चाहिए एंट्री के लिए या लॉन्ग साइड के टर्न के लिए, वो मिसिंग है। इसलिए मेरे हिसाब से दिस पॉइंट इन टाइम इसको अवॉइड करना चाहिए। जी। और आईआरबी इंफ्रा को मैम? जहां तक आईआरबी इंफ्रा की बात है तो यहाँ पे आईआरबी इंफ्रा में प्राइस एक्शन के हिसाब से स्टॉक नीचे से काफी स्ट्रॉन्ग टर्न ले चुका है। और यहाँ पे अगर ये काउंटर 50 के ऊपर जब तक बना रहेगा तब तक ये पॉजिटिविटी जो नजर आई है पिछले कुछ टाइम में वो कंटिन्यू होनी चाहिए। और अपसाइड पे ये 63-65 की तरफ जाना चाहिए काउंटर। तो यहाँ पे डिप्स पे बाइंग करने का मतलब बनता है 50 के एसएल के साथ और 65 और इवन 68 के टारगेट के साथ। जी। ओमेश्वर नायक जी का सवाल है, जीनस पावर में मैम फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या? जीनस पावर की जहां तक बात है, ये अगेन मैं मान के चल रही हूँ, ये सारे ट्रेडिंग स्टॉक्स तो है नहीं, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखना होगा इनको। इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे बैठा हुआ है ये और यहाँ से टर्न आने के चांस है, प्रोवाइडेड अगर ओवरऑल मार्केट जो वो सस्टेन कर जाता है। कहीं पे ये गिरावट थमती है एफआईएससी सेलिंग को, चाहे मार्केट की गिरावट हो, कहीं पे अगर थमती है तो ये काउंटर इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है। और अगर ये काउंटर 340 होल्ड कर जाएगा तो धीरे धीरे यहाँ से टर्न आ सकता है, जो इसको 410 और 430 की तरफ ओवर अ लॉन्गर पीरियड लेके जा सकता है। लेकिन 340 का होल्ड करना जरूरी है पहली बात, और मार्केट की ओवरऑल गिरावट का माहौल जो है वो थोड़ा थमने की जरूरत है। जी लेट्स होप कि वो चीज हमें न्यू ईयर में दिखाई देती नजर आए। बिल्कुल। तो नए साल में बहुत सारी उम्मीदों के साथ चलना पड़ रहा है स्टॉक में। श्वेता जी का सवाल है, टाटा टेक्नोलॉजीज पर मैम राइट टाइम है क्या एक्यूमुलेट करने के लिए? टाटा टेक्नोलॉजीज की जहां तक बात है, ये काउंटर फिलहाल तो स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है। और टेक्नोलॉजी कंपनी होने के बावजूद भी यहाँ पे काफी वीकनेस बनी हुई है। और लॉन्गर टर्म होराइजन के हिसाब से भी चार्ट्स काफी खराब है। तो यहाँ पे फ्रेश एंट्री की तो मैं बिल्कुल सलाह नहीं दूंगी, और अगर कोई इसमें फंसा हुआ भी है तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि माइनर रैलीज पे इसमें से एग्जिट करने की कोशिश करें। ये काउंटर में फ्यूचर ब्राइट नहीं नजर आ रहा और आएगा भी नहीं जब तक ये काउंटर 960 के ऊपर नहीं जाएगा। जी। मधु देदिया जी का सवाल है, मैनन बियरिंग एंड पर क्या टारगेट रखना चाहिए? मैं काउंटर का नाम नहीं समझी। मैनन बियरिंग करके आता है मैम ये काउंटर। ओके। मैं आपको इसका बता देता हूँ, MENONBE, ये NSE कोड है। ओके ओके ओके, मैन एक। बेयरिंग्स। जी ओके, मैन बेयरिंग्स में जहां तक बात है तो ये काउंटर भी फिलहाल डाउन ट्रेंड में है, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है। और यहाँ पे थोड़ा प्राइस में कंजेशन जोन जरूर है करंट प्राइस के आसपास। तो यहाँ से लेके 105 के बीच में अगर ये गिरावट कहीं थमती हुई दिखाई दे तो यहाँ पे एक साइन इमर्ज हो सकती है बाइंग की, जो कि फिलहाल मिसिंग है। नेवरदलेस 105 मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए। और अगर ओवरऑल मार्केट भी थम गई गिरने से तो 105 का लेवल अगर होल्ड कर गया तो फिर वहां से उसके आसपास से बाइंग करेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर फेवर में रहेगा। जी। कोल इंडिया पर क्या व्यू है मैम? अविनाश जी पूछ रहे हैं। कोल इंडिया पर उसने लास्ट ईयर तक तो बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए थे, उसके बाद काफी गिरावट आई हुई है। और फिलहाल यहाँ पे ट्रेंड डाउन साइड पे है।
तो यहाँ पे फर्दर गिरावट भी आ सकती है और ओवरऑल मार्केट में भी वीकनेस है। तो यहाँ पे अगर आप पहले के फंसे हुए तो कब का निकल जाना चाहिए था आपका, और अगर आप फ्रेश एंट्री के लिए देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से अभी टाइम है। और ये काउंटर डाउन साइड पे 350 के नीचे जब जाएगा तब हम यहाँ पे लॉन्ग साइड के लिए एंट्री ढूंढेंगे, उससे पहले नहीं ढूंढेंगे। जी। मधु देदिया जी पूछ रही हैं मॉस्चिप, मैम ये बीएससी का शेयर है, 206 रुपये पर चल रहा है। ये पूछ रही हैं कि 200 रुपये पर के आसपास आ गया है, क्या बाय कर सकते हैं इसको? अगेन स्टॉक का नाम मुझे नहीं समझ में आया। मैम 532407 बीएससी कोड है, 532407। ओके ओके। यहाँ पे अगर चार्ट्स के हिसाब से देखा जाए तो ट्रेंड पॉजिटिव था, पर फिलहाल एक पुलबैक ऑन है। और अगर ये 200 के आसपास थम गया पुलबैक तो एक फ्लैग का ब्रेकआउट आने वाले टाइम में यहाँ पे बन सकता है, लेकिन 200 का होल्ड करना बहुत जरूरी है। जब तक 200 होल्ड करके ना दिखाए, वहां से टर्न लेके ग्रीन कैंडल्स दिखाना शुरू ना करे, तब तक इस पे भरोसा करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी इसमें फर्दर गिरावट आ सकती है बिकॉज ऑफ द ओवरऑल वीकनेस ऑफ द मार्केट ऑल्सो। तो 200 के लेवल के आसपास जब ये काउंटर पहुंचे तब देखते हैं कि क्या होता है। वहां से अगर बाइंग का साइन इमर्ज होगा तो और तब हम यहाँ पे लॉन्ग साइड के लिए अटेम्प्ट करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 190। जी। दीपक जुगाड़ जी हैं हमारे रेगुलर व्यूअर हैं मैम। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट के इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं 137 के प्राइस के, क्या करना चाहिए? GAEL के नाम से ये कोड आता है। जी, गुजरात अंबुजा की जहां तक बात है, यहाँ पे भी ट्रेंड काफी डाउन है। मार्केट में बहुत बेटर स्टॉक्स, बेटर अपॉर्चुनिटीज वगैरह अवेलेबल है जहाँ पे आपका पैसा ज्यादा जल्दी ग्रो कर सकता है। तो ऐसे नाम उनको अवॉइड करना चाहिए जहाँ पे ट्रेंड टोटली फिलहाल फेवर में नहीं है और लॉन्गर टाइम फ्रेम के चार्ट्स भी खराब हो रखे हैं। नेवरदलेस अगर इसी काउंटर में इंटरेस्ट है तो एक लेवल जिस पे नजर रखनी चाहिए दैट शुड बी 110। जब ये काउंटर 110 के आसपास पहुंचेगा वहां पे थोड़ा कंजेशन जोन है, अगर वो होल्ड कर दिया, कंजेशन का सपोर्ट आ गया तो वहां से बाइंग की साइन शायद इमर्ज हो सकती है, तो उस पर नजर रखनी चाहिए। वहां से अगर बाइंग करा तो 100 के नीचे ऐसे लगाना चाहिए। जी। एक हमारे दर्शक हैं अल्ट्रॉन के नाम से, उनकी आईडी बनी हुई है मदरसन संवर्धना, इसके इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं 161 के, मैम क्या करना चाहिए? संवर्धन मदरसन में अगर पोजीशन ले रखी है और 161 का प्राइस है तो अभी तो खैर आपकी एंट्री के ज्यादा दूर है नहीं। द थिंग इज दैट कि यहाँ पे भी ओवरऑल ट्रेंड मीडियम टर्म के हिसाब से थोड़ा नेगेटिव है। नेवरदलेस यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट इमर्ज होगा जो होगा करीब करीब 133 पे। तो आप थोड़ा 130 के आसपास एसएल लगा लीजिए। 160 की आपकी एंट्री है तो 130 का एसएल होल्ड करना आपके लिए जरूरी है। अगर वो होल्ड कर गया देन एवरीथिंग शुड बी फाइन और स्टॉक शुड स्टार्ट मूविंग हायर अगेन। जी, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है रविशंकर मिश्रा जी का। ये इन्होंने काफ़ी सारे सवाल पूछे हैं सर, मैं आपके एक दो सवाल ले पाऊंगा। आईआरबी इंफ्रा पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जीएमआर एयरपोर्ट मैम 1000 शेयर लिए हुए इन्होंने 103 रुपये के प्राइस के, इसके बारे में बता दीजिए क्या करना चाहिए? इनके एंट्री प्राइस से ऑलरेडी काफी इनका नुकसान हो रहा है और काफी हाई लेवल से इन्होंने एंट्री करी है। इतना नुकसान टॉलरेट नहीं करना चाहिए, पहले ही निकल जाना चाहिए। और नहीं निकले हैं तो अब कम से कम एसएल लगा लेना चाहिए 73 के करीब। अगर 73 होल्ड कर गया तो आप फिर भी बने रह सकते हैं। अगर वो भी लेवल टूटता हुआ नजर आया तो फिर मेरे हिसाब से आपको लॉस बुक करना ही पड़ेगा। ठीक है। सुप्रिया चौधरी जी पूछ रही हैं सुजलॉन टाटा पावर, इनमें क्या करना है मैम? जहां तक सुजलॉन की बात है तो अगेन देयर आर बेटर काउंटर्स अवेलेबल इन द मार्केट, लेकिन सुजलॉन में अगर इंटरेस्ट है आपको तो आपकी एंट्री अगर ऑलरेडी हो रखी है तो आप एसएल लगा लीजिए 50 के आसपास। और अगर आप फ्रेश एंट्री के लिए लेवल ढूंढ रहे हैं तो वो आपको मिलना चाहिए करीब करीब 44 के आसपास। 44 के आसपास अगर ये काउंटर आना हुआ ओवरऑल मार्केट की गिरावट को देखते हुए तो और तब वहां से एक सेफ एंट्री बनेगी। दूसरी एक एंट्री तब बनेगी जब ये काउंटर 65 को क्रॉस करेगा। समझ लीजिए डाउन साइड हुई ही नहीं और यहीं पे सपोर्ट मिल गया तो 65 के अबाव फिर से इसमें एक ब्रेकआउट कंफर्म होता है तो डाउन साइड पे या तो 44 के आसपास एंट्री करे या तो अप साइड पे 65 को क्रॉस करते हुए जब दिखाई दे काउंटर तब एंट्री करे।
with a 10 rupee of stop loss in both the cases. जी। और मैम टाटा पावर में? टाटा पावर की जहां तक बात है, इस काउंटर में अगर ऑलरेडी एंट्री कर रखी है आपने, तो आपको एसएल ले लेना चाहिए करीब करीब 350 पे। 350 का होल्ड करना जरूरी है और चांसेस भी है कि होल्ड करे। अगर ये होल्ड कर गया तो धीरे धीरे दोबारा से यहाँ पे अपटर्न दिखाई दे सकता है विद अपटर्न इन द ओवरऑल मार्केट एज वेल। एंड 350 अगर टूटता हुआ दिखाई दे इन एनी केस, तो फिर आपको निकलना पड़ेगा। जी। एक हमारे दर्शक हैं, वो नॉर्दर्न आर्क कैपिटल पर सवाल पूछ रहे हैं कि इसमें क्या करना चाहिए। मैम इसका मैं कोड बता देता हूँ, नॉर्दर्न आर्क करके ही आता है, नॉर्थ आर्क करके आता है जी। 216 रुपये का शेयर है। या नॉर्दर्न आर्क में अगेन डेटा तो बहुत कम अवेलेबल है, लेकिन नेवरदलेस काउंटर इज नॉट डूइंग वेल। आप मेरे हिसाब से लिस्टिंग के टाइम से अगर फंसे हुए हैं तो आपको कब से निकल जाना चाहिए था। और अगर आप फिर भी बने रहना चाहते हैं तो कम से कम 210 पे ऐसे लगा लीजिए। 210 भी टूट गया तो देन फिर सिचुएशन और खराब हो सकती है। यहाँ के कंपैरिजन में काफी बेटर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है मार्केट में, तो अपने मनी को आइडल ना रहने दे, ऐसे स्टॉक्स में फंस के बैठे ना रहने। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं राम सिंह जी, रेगुलर व्यूअर हैं। आई नो राम सिंह जी आप रेगुलर व्यूअर हैं। एम्फेसिस मैम इन्होंने 3142 के कुछ शेयर लिए हुए हैं, काफ़ी लॉस हो रहा है, क्या कर सकते हैं ये? जी, एम्फेसिस के स्टॉक में तो ट्रेंड काफी ठीक ठाक है और यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली इनकी थोड़ी हाई लेवल की एंट्री है तो थोड़ी दिक्कत इनको फेस करनी पड़ रही है। बट नेवरदलेस यहाँ पे अगर 2700 का लेवल, 2700 इवन 2750 का लेवल अगर होल्ड कर गया तो काउंटर ठीक ठाक हो जाना चाहिए दोबारा से। एंड यहाँ पे दोबारा से अगर टर्न आ गया 2750 के आसपास भी, तो अपसाइड पे दोबारा से ये 3000 को क्रॉस करने की कोशिश मीडियम टू लॉन्ग टर्म में करना चाहिए। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, रिटेल गेमिंग के नाम से आईडी बनी हुई है, कोचिन शिपयार्ड और स्टर्लिंग विल्सन, दोनों में मैम इनको लॉस हो रहा है 10% से ज़्यादा का। होल्ड करें या अभी और बाय कर सकते हैं? कोचिन शिपयार्ड, देखिए ये काफी सारी शिपयार्ड शिपिंग कंपनीज, इवन मस्काउट डॉक यूज्ड टू डू वेरी वेल एंड उसमें भी थोड़ी फिलहाल बुरी हालत हुई है। तो इन सब काउंटर्स में ये अच्छे पैसे जब बने थे बुकआउट करना चाहिए था। नेवरदलेस अब यहाँ पे अगर फंसे हुए हैं तो आपका या तो बहुत ही लॉन्ग टर्म का नजरिया रखना पड़ेगा आपको, या तो रिसेंट लो जो बना है विच इज अराउंड 1300 रुपए, वहां पे एसएल लगा लीजिए। 1300 होल्ड करना बहुत जरूरी है आपके लिए। अगर उससे ज्यादा नीचे जाएगा तो आपको अनफॉर्चुनेटली लॉस बुक करना पड़ेगा। 1300 होल्ड कर गया तो ये काउंटर धीरे धीरे आने वाले समय में 1600 को क्रॉस करते हुए फिर 2000 की तरफ जाना चाहिए। लॉन्ग टर्म का नजरिया इन सब काउंटर्स का अच्छा होना चाहिए, सीइंग द ओवरऑल इकोनॉमिक सिनेरियो। जी। सुमित जी का सवाल है, हिंडाल्को पर 180 शेयर लिए हुए हैं 601 रुपए के प्राइस के, मैडम क्या करना चाहिए इनको? हिंडाल्को की जहां तक बात है, अगेन ये काउंटर सिक्लिकल काउंटर्स में आता है। नेवरदलेस यहाँ पे लॉन्ग टर्म का नजरिया अच्छा है और अगर ये काउंटर 580 को होल्ड कर गया तो यहाँ पे भी एक टर्न आ सकता है जो दोबारा काउंटर को 650 की ऊपर की साइड लेके जा सकता है। बट 580 का होल्ड करना बहुत जरूरी होगा, तो वहां पे क्लोजिंग बेसिस पे एसएल रखा जाए। जी। और भारत इलेक्ट्रॉनिक में मैडम क्या करना है? इनके पास 5000 शेयर हैं 280 रुपए के प्राइस के। अगर पुराने थे और 320 का भाव देखा तो बड़ा दुख हो रहा होगा, क्योंकि 2 लाख रुपए आ रहे थे, अभी तो ये नीचे गिर गया पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में। हम क्या करें? जी, इसीलिए अगर अच्छा प्रॉफिट बना हो तो बुकआउट करते रहना भी स्टॉक मार्केट जैसी रिस्की प्लेस पे बहुत जरूरी बनता है। नेवरदलेस अभी यहाँ पे 270 के करीब इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस है जो मेरे हिसाब से होल्ड कर जाना चाहिए। तो 270 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे बने रहे। इसका लंबा नजरिया अगर देखा जाए तो अच्छा है और लंबे समय में यहाँ पे फायदा ही होना चाहिए। जो 320 के ऊपर ये काउंटर निकलेगा तो 350 की तरफ ही जाना चाहिए। जी। सोहन कुमार जी हैं गुड़गांव से, ये पूछ रहे हैं ममता मशीनरी जो अभी हाल की लिस्टिंग है मैम, इन्होंने 622 रुपए के हिसाब से कुछ शेयर लिए हुए हैं, क्या करें अभी?
स्टॉक का नाम आपने क्या बताया? ममता मशीनरी मैम। ओके, ममता मशीनरी की जहां तक बात है, यहाँ पे रिसेंट लिस्टिंग के बाद प्राइस जो है लिस्टिंग के प्राइस से काफी नीचे गया है। वंस दिस थिंग स्टार्ट्स हैपनिंग, तो यहाँ पे जिन्होंने बनाना था पैसा बना लिया और निकलने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो टर्न जब तक नजर नहीं आता तब तक फिर पॉजिटिविटी दोबारा दिखने का चांस कम रहता है। यहाँ पे टर्न आता हुआ तब दिखेगा जब ये काउंटर 600 के ऊपर निकलेगा। तो करंट प्राइस पे जहाँ पे वो है, सर्किट टू सर्किट भी चलेगा ये, लेकिन फिर भी एग्जिट की ट्राई करें, और अगर अपसाइड पे 600 का नंबर निकलता हुआ आने वाले टाइम में दिखाई दे तो आप वहां पे तब फिर कुछ पॉजिटिव साइड पे सोच सकते हैं। जी, महेश जी और अरुण कुमार जी गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं, लेकिन कोई सवाल नहीं है। अच्छी बात है आपके, यानी पोर्टफोलियो अच्छे चल रहे हैं महेश जी, अरुण जी। उम्मीद करते हैं आपका 2024 अगर इतना ही अच्छा निकला है, 2025 भी अच्छा निकले। आगे बढ़ते हैं। ओम प्रकाश त्रिपाठी जी का सवाल है, यहाँ पर रेगुलर व्यूअर हैं मनी 9 के। सर हम जानते हैं इनके पास नेटवर्क 18 के मैम कुछ शेयर पड़े हुए हैं 82 के प्राइस के, क्या करना चाहिए इनको? जी, नेटवर्क 18 के स्टॉक्स अगर पड़े हुए हैं तो मीडिया नेम्स फिलहाल वैसे दिक्कत में है, तो यहाँ पे भी ट्रेंड काफी स्ट्रांगली डाउन बना हुआ है। नेवरदलेस फिलहाल जहाँ पे प्राइस बैठा हुआ है वहां पे हल्का सा कंजेशन जोन भी है, तो लेट्स एक्सपेक्ट कि ये कंजेशन जोन शायद होल्ड कर जाए। इनको 63 के करीब अपना एसएल लगा के रखना पड़ेगा, और 63 का लेवल अगर होल्ड कर गया तो फिर यहाँ से उम्मीद बनेगी कि एक टर्न आ सकता है। इन एनी केस अगर 63 भी टूटता हुआ दिखाई दे तो फिर इनको अनफॉर्चुनेटली निकलना पड़ेगा। सेकंड थिंग इज दैट कि 76 के ऊपर अगर ये निकला तो ये स्ट्रांगली पॉजिटिव हो जाएगा। जी, लक्ष्मी ऑर्गेनिक, इस काउंटर पर क्या करना चाहिए मैम इनको? लक्ष्मी ऑर्गेनिक का जहां तक सवाल है, ये काउंटर एक टाइम पे तो बहुत बढ़िया रिटर्न्स दिए हुए हैं, और उसके बाद यहाँ पे ये जो गिरावट आई है तो ट्रेंड काफी डिस्टर्ब हो गया है। लॉन्ग टर्म में भी फिलहाल ये डिस्टर्ब ट्रेंड है, बट इट इज वेरी क्लोज टू इम्पोर्टेंट सपोर्ट। सपोर्ट बनता है करीब करीब 220 पे, तो 220 के आसपास वीकली क्लोजिंग बेसिस पे सपोर्ट को देखे। वीकली क्लोजिंग जब तक 220 के ऊपर आएगी तब तक एक चांस रहेगा कि ये लेवल होल्ड कर जाए और धीरे धीरे करके दोबारा से टर्न करे, बट इनकी जर्नी लंबी रहेगी और पेनफुल रहेगी डिपेंडिंग ऑन वेयर ये एंटर्ड। इनके वैसे 296 की बाइंग थी मैम, तो ओके, 296 में तो काफ़ी नुकसान हो रहा है, राइट। तो राय यही रहेगी मैम? यस, राय यही रहेगी। उन्होंने ऑलरेडी इतना पेन झेल लिया है, तो अभी 221 220 तो बहुत नजदीक है, तो देख जी ले वो सपोर्ट पे शायद उनका लक उनको फेवर कर जाए। ठीक है। शर्मी जोशी जी हमारी रेगुलर व्यूअर हैं, बिग फैन ऑफ दिस शो, थैंक यू वेरी मच शर्मी मैम। हुडको इन्होंने 290 के लिए हुए हैं और कैंपस एक्टिव 322 की लिए हुए हैं इन्होंने। पूछ रही हैं कि क्या इन लेवल्स पर एवरेज कर सकते हैं और क्या शॉर्ट टर्म टारगेट्स रहेंगे। तो पहले हुडको से शुरू करता हूं मैम। हुडको 290 के लिए हुए हैं इन्होंने। हुडको की जहां तक बात है, हुडको में अगर इनकी एंट्री 290 की है तो इनका एंट्री के बाद काफी रिट्रेसमेंट हो रखा है स्टॉक ने, बट यहाँ एक सपोर्ट भी इमर्ज हो चुका है विच इज बीन अराउंड 200। तो 200 का सपोर्ट जो एक इमर्ज हुआ है वो अगर आप होल्ड कर ले आने वाले टाइम में, जिसके चांसेस बन सकते हैं, तो फिर धीरे धीरे ये इनके एंट्री की प्राइस की तरफ जाता हुआ काउंटर नजर आ सकता है। ओवरऑल मार्केट को भी उसके लिए संभलना पड़ेगा। अगर मार्केट जैसी अभी है वैसी की वैसी रहेगी तो ये जितने भी काउंटर्स हैं, नॉट जस्ट दिस वन, जहाँ पे लोग फंसे हैं वहां पे और फंसने के चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल मार्केट की इन पे असर होती है। नेवरदलेस 200 के आसपास के सपोर्ट को नजर में रखें, और मोमेंटम इसमें तब इंक्रीमेंट होगा जब ये 250 को क्रॉस करता हुआ नजर आएगा, जिसके बाद इनकी एंट्री की तरफ जाता हुआ दिखेगा। एंट्री अगर क्रॉस हो गई तो 340 तक के नंबर्स भी दिख सकते हैं। जी, और कैंपस में मैम? कैंपस एक्टिव वेयर की बात करें हम, राइट? जी कैंपस में जहां तक सवाल है, तो यहाँ पे एक बेस बना हुआ है काफी टाइम से। जो बेस अगर होल्ड कर गया तो ये काउंटर धीरे धीरे करके अपसाइड पे जाना चाहिए। मोमेंटम इंडिकेटर्स भी इसके साथ में है, तो 260 के एसएल के साथ यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है और अपसाइड पे टारगेट हो सकते हैं आपके 370
एंड 410। जी, सोनी कुमारी जी हमारी रेगुलर व्यूअर हैं, ये इंडियन ओवरसीज़ बैंक पर पूछ रही हैं, 66 रुपये के लिए हुए हैं मैम, क्या कर सकते हैं? लॉन्ग टर्म व्यू है। ओके, इंडियन ओवरसीज बैंक की जहां तक बात है और लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर इसका नजरिया देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे फिलहाल बैठा हुआ है और टर्न ऑलरेडी आया हुआ है। इसमें इंपॉर्टेंट एवरेजेस वगैरह लाइन अप ठीक ठाक है। तो हेलो, जी मैम। तो यहाँ तो जी 51 पे है प्राइस फिलहाल। 45 के एसएल के साथ पोजीशन को कंटिन्यू करे। मोमेंटम में इंक्रीमेंट तब आएगा जब ये 60 को क्रॉस करेगा, जिसके बाद ये 75 और 80 की तरफ जाता हुआ नजर आ सकता है ओवरऑल लॉन्गर टर्म। ठीक है। मंगलम जी, आपका हुडको का सवाल हम ऑलरेडी हम एक दो बार डिस्कस कर चुके हैं हुडको को, तो आप पीछे वीडियो स्क्रॉल कर कर देख लें, आपको काफ़ी आसानी होगी। बजाज हिंदुस्तान में हम 39 पर लिए हुए हैं, क्या करना है इसमें लॉन्ग टर्म में? बजाज हिंदुस्तान की जहां तक बात है तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से प्राइस एक्शन तो दिखा रहा है कि ये काउंटर बहुत लॉन्ग टर्म से ही कंसोलिडेशन में लगा हुआ है। ब्रेकआउट आने की कोशिश भी हुई है एक दो बार, लेकिन अभी तक फ्रक्टिफाई नहीं हुआ है। ये ब्रेकआउट कंफर्म तब होगा जब ये काउंटर 40 के ऊपर निकलेगा, जो कि यहाँ से थोड़ा दूर का लेवल है। तो तब तक ये कंसोलिडेशन में यू नेवर नो कब तक बना रहे। आपको क्या इतना टाइम देना है इस काउंटर को? इतने टाइम क्या आप फंसे रहने के लिए तैयार है? आइडल पैसा पड़ा रहेगा तो क्या चलेगा? अगर ऐसा है तो 40 के अबव की ब्रेकआउट का इंतजार करें। एसएल 27 पे ही रखें, उससे ज्यादा स्पेस देने की जरूरत नहीं है। फिलहाल 30 के करीब प्राइस है। जी, अशोक राठौर जी पूछ रहे हैं HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इसके बारे में बताएं मैम, क्या लगता है इस पर आपका व्यू? अगेन यहाँ पे पास में बहुत बढ़िया पैसा बना था और अगर बुकआउट नहीं किया तो गलती करी है। नेवरदलेस 4100 के आसपास यहाँ पे एक वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगा के बने रहना चाहिए पोजीशन में, अगर ऑलरेडी पोजीशन है तो। और अगर अगर फ्रेश पोजीशन बनाने का सोच रहे हैं देन वन शुड वेट फॉर अ लोअर लेवल। और यहाँ पे फिलहाल कोई फ्रेश एंट्री का निशान है नहीं, लेकिन अगर 4300 को क्रॉस करता हुआ ये दिखा आने वाले टाइम में, तो तब यहाँ पे एक फ्रेश एंट्री बनाई जा सकती है फॉर अगेन अप्रोचिंग द प्रीवियस हाइस। जी, राजन पांडे जी पूछ रहे हैं स्वान एनर्जी, इसके 801 रुपये के कुछ शेयर हैं, 18 महीने का व्यू है, क्या करना चाहिए इनको? स्वान एनर्जी की जहां तक बात है, ये काउंटर काफी टाइम से अच्छे ट्रेंड में है और हायर लेवल पे थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ है, जिसके बाद एक ब्रेकआउट की उम्मीद बनती है, प्रोवाइडेड एंड ओनली इफ 650 होल्ड्स। तो 650 का एक वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखा जाए और ये काउंटर अगर 750 को क्रॉस करेगा तो यहाँ पे मोमेंटम में इंक्रीमेंट आएगा, जो दोबारा इस काउंटर को 850 की तरफ लेके जाएगा। जी, अशोक कुमार जी पूछ रहे हैं IDFC फर्स्ट बैंक में हम बाय कर सकते हैं क्या इन लेवल्स पर? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की जहां तक बात है और इन करंट लेवल्स पे अगर फ्रेश एंट्री की बैंकों में बात है, तो मैं कहूंगी कि ओवरऑल सिनेरियो थोड़ा इंप्रूव होने दे, क्योंकि इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे जरूर है ये, लेकिन ओवरऑल सिनेरियो जो मार्केट का है वो थोड़ा वीक है और उसकी वजह से दिक्कत आ सकती है। नेवरदलेस अगर मार्केट न्यू ईयर में अच्छी ओपनिंग के साथ खुलने लग जाए फॉर पीरियड ऑफ 8 डेज 10 डेज ऑल्सो, तो यहाँ पे एंट्री करी जा सकती है विद अ वेरी टाइट स्टॉप लॉस ऑफ 58। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं गणेश हैं, मिस्टर गणेश, इनके पास IRFC के 10,000 शेयर हैं 23 रुपये के भाव के। अभी IRFC चल रहा है 148-150 की रेंज पे, तो अच्छा खासा प्रॉफिट इनका बन चुका है, लेकिन इनका सवाल शेयर पर नहीं है, इनका सवाल है डिविडेंड पर कि किस तरह के डिविडेंड कंपनी दे रही है। सर, डिविडेंड इनका जो लास्ट आया था वो नवंबर में आया था 2024 में 80 पैसे का, और उससे पहले अगस्त में आया था 70 पैसे का, उससे पहले फिर 2023 में मिला था 80 पैसे और 70 पैसे के ही आसपास इन्होंने लास्ट ईयर नवंबर में दिया था 2023 में, और इन्होंने सितंबर में दिया था 70 पैसे का। तो ये 2023-2024 के मैंने आपको कुछ डिविडेंड्स बता दिए। तो जनरली ये कंपनी एक साल में अभी जो इनका ट्रेंड दिख रहा है वो ₹1.5 पर शेयर डिविडेंड 2 चरणों में देती है, एक 80 पैसे, एक 70 पैसे, जो इनका ट्रेंड दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। एक हमारी दर्शक हैं विनीता जी, रेगुलर व्यूअर हैं, आई नो मैम,
शैली होटल में हम इन्होंने 995 पर लिए हुए हैं, क्या करना चाहिए? काफ़ी सुर्खियों में था ये शेयर अभी कुछ दिन पहले। शेल बी की जहां तक बात है, यहाँ नहीं, पे ट्रेंड फिलहाल। शेल बी की नहीं मैम, शैली CHALET। अच्छा, ओके ओके, शैलेट होटल की बात है, ओके। शैलेट होटल की जहां तक बात है, ये काउंटर का ट्रेंड तो सही सही जा रहा है, एंड ओवरऑल मार्केट अगर संभल जाएगा तो यहाँ पे और भी इंक्रीमेंट आ सकता है और प्राइस में। और फिलहाल 960 के करीब है प्राइस। ये अगर 990 को क्रॉस करेगा तो इसमें मोमेंटम में और इंक्रीमेंट आएगी, जो ये एक्स काउंटर को 1070 की तरफ लेके जा सकती है। डाउन साइड पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो बनता है वो 930 पे बनता है, तो उस पर नजर रखनी चाहिए। जी, विराज कलारिया जी का सवाल है JSW इंफ्रास्ट्रक्चर पर, क्या ये बाय कर सकते हैं फॉर 5 इयर्स टाइम होराइजन? और दर्शकों के सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखते हुए कुछ एक दर्शकों के सवाल हमें मिल रहे हैं। HLV लिमिटेड, HLV लिमिटेड के नाम से ये आता है एक शेयर, द होटल लीला .com। सर ये 18 रुपये का शेयर है, ये हमारे एक दर्शक ने लिया हुआ है 34 रुपये पर। ये थोड़ा ज़्यादा ही नुकसान हो गया इनको, अनवीर नेगी जी को, क्या करें सर? देखिए फिलहाल तो होल्ड ही करें, क्योंकि 34 का बाइंग है, अभी 17-18 रुपए लेवल चल रहा है। मीनवेल कोई भी करेक्शन में आपको 13 से 14 रुपए में मिल रहा है, तो थोड़ा और ऐड कर लीजिए। होटल इंडस्ट्री थोड़ा लगता है कि आउटकम थोड़ा अच्छा होना चाहिए मेरे हिसाब से, ऐड और कर सकते हैं, कोई लोअर लेवल पे मिलता है तो उनका एवरेज कम हो जाएगा। मीनवेल थोड़ा, और ये स्टॉक्स में थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको, कारण कि जब चलते हैं तभी एक साथ में चलते, नहीं तो थोड़ा एक बार रुक जाते हैं तो रुक जाते हैं। तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, कम से कम 12 से 18 महीना का व्यू रखे, तो हो सकता है कि आपके लेवल जो थे, जो बाइंग लेवल थे, वो वापस बन जाए और आपको लोअर में एक वापस एडवांटेज मिले, तो आपकी एवरेज कम हो जाए। तो इसको बाय ऑन डिप के सिनेरियो से थोड़ा और करना चाहिए। मिनिमम लॉस बुक करने की तो सलाह नहीं रहेगी, और थोड़ा नीचे रहे तो फर्दर बाइंग की जा सकती है। जी, पंकज मित्रा जी पूछ रहे हैं, सर ल्यूपिन में इनके पास कुछ शेयर पड़े हुए हैं 850 रुपये के, क्या करें? 3 साल से होल्ड करना किया हुआ है इन्होंने, अच्छा पैसा बन गया इनको? नहीं, डेफिनेटली अच्छा पैसा बन रहा है। फार्मा का आउटलुक भी यहाँ से पॉजिटिव है, नंबर्स जो है लुपिन के पॉजिटिव आ रहे हैं, चार्ट्स के ऊपर भी काफी पॉजिटिव है। तो फिलहाल ट्रेंड पॉजिटिव है, जब तक आप ट्रेंड पॉजिटिव, तो ट्रेंड के साथ में बने रहने में भलाई रहती है। मीनवेल अगर कोई भी आपको 2170 2150 के ऊपर नीचे क्लोज देता है, तो ट्रेंड के हिसाब से फिर वो टाइम पे आप एग्जिट कर सकते हो। मीनवेल अभी यहाँ से एक अपसाइड ट्रेंड बना हुआ, हो सकता है कि 2450 2500 के बाद में 2650 तक के लेवल भी अपने को लुपिन में देखने को मिले। मीनवेल अभी फार्मा का पूरी फार्मा इंडेक्स का ट्रेंड पॉजिटिव है, मीनवेल लुपिन उसमें लीड रोल में है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अभी भी होल्ड किया जा सकता है। ठीक है, तो ल्यूपिन को अभी आप होल्ड कर कर चल सकते हैं सर, अच्छा पैसा तो बन चुका है आपको, लेकिन उसके बावजूद भी सर कह रहे हैं कि यहाँ पर रखें। सर आज ईज माई ट्रिप में एक ब्लॉक डील हुई और उसके बाद काउंटर में तेज गिरावट देखने के लिए मिली, कारण भी था कि प्रमोटर्स ने कुछ माल ऑफलोड किया। क्या करें सर, प्रमोटर खुद तो निकल लें, इन्वेस्टर क्यों रहे इसमें? मीनवेल वही है कारण, इन्वेस्टर का फेथ जो है, जब प्रमोटर कंटिन्यूअसली स्टेक सेल करता है तो फेथ थोड़ा सा कम होते रहता है। बट ये कंपनी वैसा है कि जब जहाँ पे थोड़ा सा एक वापस से इस कंपनी में थोड़ा आएगा, टूरिज्म के ऊपर अच्छा खासा कुछ भी एक आउटकम आएगा, तो वापस से स्टॉक परफॉर्म भी करेगा। तो फिलहाल क्योंकि काफी जन शायद अपर लेवल में अटके हुए, तो फिलहाल होल्ड कर सकते हैं 14 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में। जी, प्रमोटर वैसे 50.38% हिस्सा होल्ड कर रहे थे इस डील से पहले, और जून 2024 के बाद भी उनका स्टेक कोई डाइल्यूट हुआ है। 64.3% उनका स्टेक था जून 2024 तक, तो पिछले 6 महीने में उनका स्टेक ऑलरेडी करीब करीब 14% कम हो चुका है, और आज की ब्लॉक डील के बाद और कम हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा चिंता दे रही है स्ट्रीट को, इसीलिए काउंटर चल भी नहीं पा रहा काफ़ी समय से। आगे बढ़ते हैं, एक हमारे दर्शक हैं नरेश प्रसाद जी, ये बीएससी में एंट्री लेवल पूछ रहे हैं, सर क्या करना, कोई एंट्री लेवल है क्या? बीएससी जी। नहीं, मेरे हिसाब से बीएससी में एंट्री के लिए फिलहाल वेट करना चाहिए, और स्टॉक्स जो है काफी एक अपसाइड रेंज में ऑलरेडी आ चुके हैं। और मीनवेल अभी मार्केट एक करेक्शन फेस में चल रहा है, तो आपको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। मीनवेल कुछ एक्सचेंज का भी, सेबी के सर्कुलर के बाद में थोड़े एक्सचेंज के वॉल्यूम भी थोड़े से कम हो गए हैं, तो स्टॉक्स ओवरऑल लॉन्ग टर्म अच्छा करेगा। अगर किसके पास में है तो वो फिर होल्ड बना सकते हैं, फर्दर नया बाइंग है तो मेरे हिसाब से थोड़ा और इसमें वेट करना चाहिए, कि 4000 के करीब, अगर 4000 4200 के करीब अगर
उसी कारणवश आता है, तो एक अच्छी बाइंग हो सकती है। फिलहाल वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी बना के थोड़ा टाइम इसको वेट एंड वॉच आपको वॉच लिस्ट में डाल के थोड़ा वेट करिए, थोड़ा और डाउन साइड अपने को देखने को मिल सकता है। जी। राकेश मेहरोत्रा जी पूछ रहे हैं सी डी एस एल सर लॉन्ग टर्म के लिए क्या करें? 1580 के खरीदे हुए हैं, 6 महीने का व्यू है। नहीं, 6 महीने का व्यू है तो अपर साइड 1950 1980 की कोई रेंज मिलती है तो वहां पे बुकिंग कर सकते हैं, वापस से लोअर लेवल में वापस एंट्री बनाई जा सकती है। लोअर लेवल में 1650 से 1720 तक की एक रेंज बनती है, वहां पे थोड़ी बाइंग वापस बनती है कंसोलिडेशन की। अपर में 1950 से 1980 की एक रेंज है जहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग होती है। मीनवेल 2020 के ऊपर जब ये क्लोज देगा तो फिर आपको एक 2150 2200 की रेंज देखने को मिलेगी। तो फिलहाल अगर कोई अपसाइड मिलती है तो वहां पे एक प्रॉफिट बुकिंग का नजरिया बना के चल सकते हैं। जी। अली भाई वैसे तो ममता मशीनरी को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन चलिए महेश सर से एक बार कर लेता हूं क्योंकि आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है और लोअर सर्किट शेयर पर लगा हुआ है। सर 630 रुपये के इन्होंने 1100 शेयर ले लिए हैं और लोअर सर्किट लगा हुआ है, पूछ रहे हैं कि सेल भी नहीं कर सकता, अब क्या करूं? देखिए, रिसेंट लिस्टेड कंपनी है, उसमें कुछ ज्यादा डेटा अवेलेबल होता नहीं है। मीनवेल लिस्टिंग से पहले एक सब्सक्रिप्शन की अप्लाई की सलाह जरूर बन रही थी, और अच्छा खासा लिस्टिंग होने के बाद में प्रॉफिट बुकिंग बनता ही है। तो ये आपका एक बाइंग का लेवल अच्छा है, मतलब एक हायर लेवल का बाइंग का लेवल है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो फिर भी इसको होल्ड किया जा सकता है, बाकी तो इसमें से एक बार का एग्जिट करना ही ज्यादा सही रहेगा। जी। एक हमारे दर्शक हैं शिवान जी, ये पूछ रहे हैं टोरेंट पावर से 1747 रुपये के कुछ शेयर लिए हुए हैं, क्या करना चाहिए इनको? नहीं, पावर जो सेक्टर है वहाँ पे एक अच्छी खासी आगे भी अपने को आउटकम जो पॉजिटिव है, सेक्टर वाइज भी पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। यहाँ से होल्ड करने की सलाह बनती है। मीनवेल थोड़े अप एंड डाउन अपने को देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये सेक्टर में स्पेसिफिक अभी अपने को और ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो कोई भी पावर सेक्टर है जहाँ पे टोरेंट पावर है, टाटा पावर है, दूसरे भी पावर एनटीपीसी है, ये सारी कंपनीज में फर्दर यहाँ से होल्ड करने की सलाह रहेगी किसी के दर्शक के पास में रहता है तो। और आगे भी अगर कोई भी डिक्लाइन मिलता है, किसी का इंटरेस्ट बनता है बाइंग में, इन सारी कंपनीज में बाइंग करके चला जा सकता है। जी। एक हमारे दर्शक हैं एवरग्रीन एजुकेशन के नाम से इनका आईडी बना हुआ है, आईओसी इन्होंने 160 रुपये के लिए हुए हैं सर, एवरेज कितने में करना है ये पूछ रहे हैं। ये लेवल पे एवरेज किया जा सकता है, और फर्दर अगर ये लेवल वापस 128 के लेवल अगर ब्रेक करता है तो फिर आपको 115 116 की रेंज मिल सकती है। तो ये लेवल पे थोड़ा एवरेज किया जा सकता है। मीनवेल डिविडेंड यील्ड काफी अट्रैक्टिव है, और पिछला रिजल्ट थोड़ा सा अट्रैक्टिव नहीं था तो उसके कारण से स्टॉक्स के अंदर अपन ने डाउनवर्ड देखने को मिला था। तो मीनवेल अगर कोई भी एक्यूमुलेट करता है तो ये लेवल पे एक्यूमुलेट आराम से किया जा सकता है। जब भी एक तो क्वार्टर के अच्छे रिजल्ट आएंगे तो अपने को स्टॉक शायद 180 200 का लेवल जो है अभी आराम से दिखा देगा। तो स्टैगर्ड वे में आप एक्यूमुलेट करिए, ये लेवल पे एक्यूमुलेट किया जा सकता है। जी। एक हमारे दर्शक हैं ये पूछ रहे हैं रुद्र जोशी जी, सुपर क्रॉप सेफ इन्होंने 23 रुपये 55 पैसे के लिए हुए हैं सर, लॉस हो रहा है, सेल करें या होल्ड कर लें? एग्जिट कर लीजिए। एग्जिट कर लें लॉस में? सर कुछ रिप्लेसमेंट के लिए है शेयर? रिप्लेसमेंट के लिए आपको मेरे हिसाब से इसी छोटे प्राइस स्टॉक रेंज में मिल जाए तो छोटे स्टॉक में तो और नहीं, ज़्यादा अच्छा इसी रहेगा सर। स्पेस में तो नहीं है। सागिलिटी फार्मा स्पेस में जो है यूएस की हेल्थ केयर में काफी बढ़िया काम कर रही है, रिसेंट लिस्टेड कंपनी है। उसके क्लाइंट्स जो है काफी कुछ क्लाइंट्स यूएस के हैं, और हाँ, यूएस के हिसाब से वहाँ पे जो ग्रोथ है वो भी काफी बढ़िया है। और फिलहाल कंपनी जो है डेट रिड्यूस कर रही है, तो वो एक छोटा स्टॉक है कंपेरेटिवली। अगर किसी को लेना है 2-3 साल के नजरिए से तो मेरे हिसाब से सागिलिटी यहाँ से बाइंग करके चला जा सकता है। और प्रमोटर ने जो भी अपनी रिसेंट कॉन कॉल की थी वहां पे भी एक अच्छा आउटलुक दिया था। और रिसेंट में थोड़ा सा रन हुआ है, लेकिन यहाँ से एक पोटेंशियल अच्छा बनता है। आगे आने वाले क्वार्टर्स के नंबर जो है हमारे हिसाब से कहीं ना कहीं पे काफी बढ़िया आने चाहिए। और ये स्टॉक्स जो है क्योंकि आईपीओ के बाद में रिसेंट काफी स्टॉक डबल लिस्ट हो जाते, तो ये स्टॉक एट पार के करीब करीब ही लिस्ट हुए था। तो वहां पे कुछ ज्यादा कुछ लिस्टिंग के बाद में हुआ नहीं था। अभी पिछले कुछ दिनों के अंदर हुआ है एक पहला रिजल्ट आने के बाद में, और रिजल्ट काफी फैंटास्टिक आया था। आगे आने वाले क्वार्टर भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे बढ़िया आएंगे, तो ये स्टॉक्स के अंदर बाइंग करके चला जा सकता है। आपका लॉस कवर होने के चांसेस जी। हाई कन्विक्शन के साथ में है।